हम ध्यान करने बैठते हैं तो ध्यान में एकाग्र होना चाहते हैं तो कुछ बाधाएं आती है और हमें एकाग्र होने से रोकती हैं। वैसे ही जब हम मैत्री भाव बढ़ाना चाहते हैं तो उस वक्त भी कुछ बाधाएं आती है और हमें जो है उस मैत्री भाव बढ़ाने में वह कठिनाई पैदा करती हैं, उससे दूर ले जाती है। उसके बारे में हमने देखा कि सुबह के सत्र में जो 5 बाधाएं हैं उसके बारे में देखा। अभी हम देखेंगे कि उन बाधाओं को कैसे निरस्त किया जा सकता है। और इसके आगे जब भी आप ध्यान करेंगे तो ध्यान करते वक्त आप बाधाएं पहचान सके और बाधाएं पहचान कर उसे निरस्त करने का प्रयास भी कर सके, ताकि आप जो कुछ करना चाहते हैं एकाग्रता या जागृति वह कर सके, या फिर मैत्री भाव बढ़ाना है तो मैत्री भाव बढ़ा सके। तो इन दोनों के लिए अब वो बाधाएं कैसे निरस्त करना है उसके तरफ हम देखेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि वो हमें याद रहे और सहजता से हम देख पाए। तो पहले लिख लेते हैं। पहला है कामछंद, दूसरा है द्वेष, तीसरा है इसका पाली नाम है उद्धच्च कुकुच्च, चौथा है थीनमिद्ध। पांच जो है वो है शंका, इरेशनल डाउट, मतलब अतार्किक कहिए उसको। ये ऐसी इसके 5 बाधाएं हमने सुबह देखी। इसके बारे में ठीक से और सविस्तर अच्छा एक्सप्लेनेशन देखा हमने। अब इन 5 बाधाओं को किस तरह से निरस्त किया जाए, इसके लिए बुद्ध ने कुछ उपाय सुझाए हैं। सो वह उपाय भी 5 है और इन सभी के लिए वो लागू होते हैं। सो निरस्त करने के उपायों में उनके दुष्परिणाम देखना, दुष्परिणाम जानना। उदाहरण के तौर पर कि मेरे मन में 5 इंद्रियों की तृष्णा निर्माण हुई है, तो मन में कुछ विचार चल रहे हैं और मैं ध्यान कर रहा हूँ, तो दुष्परिणाम क्या है? क्या दुष्परिणाम हो सकता है? मेरा ध्यान नहीं हो रहा है और मन में वह विचार चल रहे हैं, सो क्या होगा? ध्यान होगा नहीं और समय बर्बाद होगा। तो पहला उसका सीधा सीधा दुष्परिणाम है समय की बर्बादी। फिर ऐसे ही हर मेडिटेशन सेशन में होता है, कामछंद के विचार आते हैं, मैं उसमें रत हो जाता हूं, समय बर्बाद हो जाता है। तो फिर दूसरा क्या होगा? उससे दूसरा दुष्परिणाम क्या निकलेगा?
दूसरा दुष्परिणाम ये निकलेगा कि मुझे वही करते रहने की आदत हो जाएगी कि मैं काम छंद में रत रहते जाऊं। जब भी ध्यान को बैठा, कोई विचार आया तो उस विचारों में चलते गए। तो जो भी है वह मेरे मन में अधिक से अधिक दृढ़ होते जाएंगे। तो यह एक बात होगी कि जो है वह दृढ़ होंगे। तो मैं आदती बन जाऊंगा। फिर हर समय ध्यान को बैठा। अभी भी आप 2 महीने से ध्यान करते होंगे यहाँ जो भी स्टूडेंट्स हैं, और 2 महीने से ध्यान करते हो क्या होता होगा, वही विचार आते हैं, वही में आप रत रहते हैं। तो आपको एक सी आदत सी लग जाती है फिर कि बैठे, हाँ हम ध्यान तो कर रहे हैं, चल रहा है, तो उसी विचारों में हम खोते रहेंगे। तो वो एक आदत सी बन जाती है कि हम बैठे और आदत होगी। तो वो धीरे धीरे एक अच्छी आदत हो सकती है। अच्छी मतलब दृढ़ होने वाली, कि हमेशा हम वो आदत और गहरी होती जाएगी और बार बार वही बात हम करते जाएंगे। तो यह दुष्परिणाम, तो इसका मतलब है ये हो, या फिर द्वेष के कारण हमारे मन में कुछ विचार चल रहे हो, या द्वेष आ रहा है उसी में हम बह रहे हैं, फिर चिंता अस्वस्थता उसी में बह रहे, ये सारों के लिए वो लागू होता है। कौन सा भी अड़थड़ा आपके पास आए, इन सारे अड़थड़ों के लिए उसका दुष्परिणाम देखना जरूर होता है कि ये मेरे मन में आया तो मैं इसका दुष्परिणाम क्या है वह आपको देखना है। जैसे ही विचार आता है आपको पहले सोचना है, पहले करना है कि हाँ ये मुझे कहाँ लेके जाएगा, उसका परिणाम क्या होगा, ये मुझे कहाँ लेके जाएगा। तो सबसे पहला परिणाम है, दुष्परिणाम है समय की बर्बादी। दूसरा है हमें आदत लग सकती है, आदती हो सकते हैं और ध्यान करने से हमेशा दूर हो सकते हैं। फिर कुछ दिन के बाद ऐसा लगेगा अरे ये तो हमेशा का हो गया, क्यों ध्यान करूं। सो ध्यान करने की जो शुरू में ही हमारी एक रुकावट होती है कि मैं ध्यान नहीं करना चाहता, वह ध्यान करने की रुकावट और मजबूत होती है और फिर ध्यान छूट सकता है। ध्यान करना हम बंद कर सकते हैं। तो ये तीसरा एक ज्यादा क्या कहेंगे उसको, नुकसानदायक, हमें नुकसान पहुंचाने वाला तीसरी एक बात जो होगी कि ध्यान करने का जो, जैसे हम शुरू में बैठते हैं, अब ढेर सारे लोग जो आते हैं तो धम्मा अच्छा है ध्यान अच्छा नहीं है तो इस तरह से होता है, बुद्ध धम्मा अच्छा है लेकिन ध्यान अच्छा नहीं है, तो फिर ध्यान करना ही नहीं। ये जो मन में आता है वो भाव जो है वो भाव अधिक दृढ़ होता है कि हमारे अंदर वो एक भावना होती है कि ध्यान नहीं करना चाहिए। ट्रेनिंग अच्छा है लेकिन सुबह का ध्यान अच्छा नहीं है, ध्यान को जाना अच्छा नहीं है। तो ये जो मन में भाव बनता है उस भाव को दृढ़ बनाता है कि ध्यान बेकार है, कि ध्यान करने की जो हिचकिचाहट है वो हिचकिचाहट अधिक दृढ़ होती है और कालांतर से हम ध्यान करना ही छोड़ देते हैं। सो ध्यान के प्रति अनिच्छा, यस, ध्यान के प्रति अनिच्छा दृढ़ होना, ऐसा ही लिख देते हैं कि ध्यान के प्रति जो अनिच्छा होती है शुरू में, वो ध्यान के प्रति की जो हमारी अनिच्छा है वो और दृढ़ होती है और कालांतर से हम ध्यान छोड़ देंगे, कभी ध्यान नहीं करेंगे। और उसके लिए ढेर सारे बहाने हमारे पास तैयार हो जाएंगे। पेट ठीक नहीं है, आज ठीक नहीं लग रहा है, मेरा मूड नहीं है, रात को नींद नहीं हुई, जो कुछ भी कारण है, तो छोटे छोटे कारण भी हमारे बड़े हो जाते हैं और हम ध्यान करने को
छोड़ देते हैं, ध्यान करना पसंद नहीं करते। तो ये एक दुष्परिणाम है, और इस दुष्परिणाम के वजह से ये सभी को वो लागू होता है। तो यह बात यहाँ उतना लागू होगा कि नहीं, मुझे शंका है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसके लिए वो होता है। यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि फिर वो इंटरेस्ट निर्माण करने की बात है, और यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, तो पांचों के लिए बुद्ध ने बताए हुए जो पहला है कि सबसे पहले हमें जो ऐसी बातें होती है तो उसके बारे में दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं वो जानना जरूरी है। तो ये पहला दुष्परिणाम है कि हम इस तरह से दूर जा सकते हैं और ध्यान हमेशा के लिए हमसे छूट सकता है। दूसरा निरस्त करने का उपाय है कि उसका जो विरोधी भाव है वह विरोधी वृत्ति जो है उसको निर्माण करो। सो अपोजिट एटीट्यूड, विरोधी प्रवृत्ति। कौन सी होगी विरोधी प्रवृत्ति? कि तितली जैसा मन उड़ रहा है, हम विचलित हैं, तो उसके विरोध में हमें एकाग्र होना है। तो थोड़ा सा तितली जैसा मन जो उड़ रहा है तो उसको पकड़ने की कोशिश करो और चिमटे में पकड़ कर रखो तितली को। तो उसी तरह से थोड़ा सा प्रयास कीजिए और प्रयास करके आनापानसति पर थोड़ा सा ज्यादा जोर दीजिए कि मैं एकाग्र हो। तो अपने सांस को देखने की कोशिश कीजिए, जहां भी जा रहा है सांस के तरफ आने की कोशिश कीजिए। तो ये विरोधी प्रवृत्ति है। हाँ, कि विरोधी प्रवृत्ति है कि चंचलता है तो एकाग्र होने की कोशिश करो कहीं भी। जो कुछ भी है तो किसी न किसी माध्यम से अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, तो फिर उदाहरण के तौर पर मन भाग रहा है, आनापानसति का ध्यान भी नहीं हो रहा है, तो बहुत चंचलता आ रही है, तो क्या कीजिए? दो बातें हैं। एक तो जिस सीट पर आप बैठे हैं उसका जो स्पर्श होता है, मोटे तौर पर जो भी दर्द हो रहा है, जो भी स्पर्श हो रहा है, उस स्पर्श पर फोकस हो जाइए। एक बात जो मोटे तौर पर आप अनुभव कर रहे हो। दूसरी बात है, यदि नहीं तो ये नाभि के नीचे यहाँ का जो हिस्सा है ये हिस्सा बहुत स्थिर रहता है। तो जो भी मन इधर उधर सैर भैर होता है, दौड़ता है, भागता है, तो ये जो हिस्सा है ये हिस्सा स्थिर रहता है, शांत रहता है। तो इस हिस्से में अपने आप को फोकस करो। तो फिर धीरे 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 इस तरह से एक तो सीट का स्पर्श जो ठोस है, या तो यहाँ की स्थिरता, ये दो बातें आपको जो विचारों का चक्र में जो घूम रहे हो जोर से, कभी इधर कभी उधर, ये विचार वो विचार, विशेष तौर पर चिंता और अस्वस्थता में, उस वक्त ये बातें आपको मदद कर सकती है कि जहाँ भी ऐसा, जैसे वो एक बताया था ना, ये चिंता अस्वस्थता क्या होता है, लहरें इधर के उधर आती है, कुछ भी समझ में नहीं आता। तो उस स्थिति में ये दो बातें आपको करनी है। तो ये विरोधी प्रवृत्ति है कि एक तो जहां भी है वह प्रवृत्ति, मतलब इस माध्यम से आपको फिर एकाग्र होना है। चंचलता है तो एकाग्र होना है, या फिर धीरे धीरे सांस पर आना है। माइल्ड है तो उसको हटाकर आप एकाग्र हो सकते हो सांस पर, नहीं तो फिर ये ऐसे उपाय करके फिर सांस पर आ सकते हो। तो किसी न किसी माध्यम से आपको विरोधी प्रवृत्ति, मतलब कामछंद है, मन सैरभैर हो रहा है, तो उसके विरोधी प्रवृत्ति को देखिए। दूसरी बात है कि ये जो है 5 इंद्रियों की तृष्णा, इसका अपोजिट जो है वह है इंद्रियों का रक्षण।
5 इंद्रियों का रक्षण करना। सो इंद्रिय रक्षण ये उसकी विरोधी प्रवृत्ति है। मतलब जो इंद्रिय हमें तकलीफ दे रहा है, जिस इंद्रिय से संबंधित, देखने से, सुनने से, जो कुछ भी ये 5 इंद्रिय है, जिस इंद्रिय से हमें ज़्यादा तकलीफ हो रही है, उस इंद्रिय का रक्षण करना। मतलब गाने सुनने की बहुत आदत है, तो फिर आप उसको लेकर सजग हो जाइए। क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, कौन सा सुनना है, कौन सा नहीं सुनना है। यदि हम अपने विचारों को देखते हैं तो हर एक के विचारों का एक निश्चित ऐसा पैटर्न है, निश्चित ऐसा एक ढांचा है, जिस ढांचे में हमारा सुनना, देखना हमारे इंद्रियों के तहत हम करते हैं। सो वो प्रवृत्ति जो है अपने आप को देखनी है कि हाँ, ये मेरी प्रवृत्ति है, और उस प्रवृत्ति के विरोध में वो इंद्रिय रक्षण करना है। आपको देखना है, आपको सुनना है, तो फिर रिफाइंड सुनिए। संगीत सुनना है तो क्लासिकल संगीत सुनिए, जिसमें कोई शब्द नहीं होते। हा? तो वो जो बात है, वो बात आपको हायर डायमेंशन में लेके जाती है। देखना है तो फिर आर्ट देखिए, वो आपको हायर डायमेंशन में लेके जाती है। तो यहाँ विरोधी प्रवृत्ति क्या करनी है कि उसको ये जो विरोधी प्रवृत्ति है इंद्रिय का रक्षण, तो यह जो बात है यह आफ्टर मेडिटेशन है। जो ध्यान कर रहे हो वो ध्यान के बाहर की बातें हैं, कि ध्यान के बाहर आप अपनी इंद्रियों का कैसा रक्षण करते हैं, जिसका परिणाम आपके ध्यान पर होगा। तो यह विरोधी प्रवृत्ति है। तो ये ध्यान में नहीं, लेकिन ध्यान में क्या करना है, कौन सा इंद्रिय और कौन सी प्रवृत्ति और कौन सा पैटर्न आपका ध्यान में दिख रहा है। इसलिए आपको ध्यान की डायरी मेंटेन करना भी जरूरी है, कि एक निश्चित ऐसा ढांचा आपको समझ में आता है कि किस तरह से मेरा मन कार्यरत है, किस प्रवृत्ति से, किस पैटर्न से मैं ध्यान को बैठता हूँ, तो किस पैटर्न से मेरे मन में ये बाधाएं उभर कर आती हैं। तो ऐसा एक निश्चित पैटर्न होता है, उस पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए, और जैसा वो पैटर्न समझ में आएगा तो ये जो है वो इंद्रिय रक्षण से आपका काम हो सकता है। इसलिए बुद्ध ने कहा, गार्ड द डोर ऑफ सेंसेस। ध्यान करने के पहले आपको अपने इंद्रियों का रक्षण करना है। हम ध्यान करने के लिए एकांतवास में क्यों जाते हैं? हम ध्यान करने के लिए ऐसे चुपचाप इधर क्यों आते हैं? घर में इधर उधर शोर शराबे में क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि यहाँ इंद्रियों का रक्षण होता है। यहाँ स्त्री पुरुष भी है, जनरली वो भी नहीं होता है। स्त्रियों ने स्त्रियों का अपने सेंटर में ध्यान करना है, पुरुषों ने अपने सेंटर में ध्यान करना है, ऐसा होता है। तो ये जो है यह जरूरी होती है कि ध्यान करने के लिए जो है वह इंद्रिय रक्षण का जरूरी होता है। क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है। तो इस तरह से अपने इंद्रियों का रक्षण करना है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, तो स्वाद का रक्षण है, देखने का रक्षण है, सुनने का रक्षण है। ये सारे हमारे जो 5 इंद्रिय हैं, इसका आपको रक्षण करना है कि मेरे ध्यान के लिए क्या उपयोगी है, यदि आप ध्यानी बनना चाहते हैं, ध्यान में प्रगति करना चाहते हैं। सो इंद्रियों का रक्षण ये महत्वपूर्ण बात होती है। फिर उसके बाद है विरोधी प्रवृत्ति। द्वेष है तो द्वेष के विरोधी आपको मैत्री भावना करनी है, उसके सिवा कोई दूसरा पर्याय है ही नहीं। सो जो द्वेष यदि उभर कर आता है तो कैसा भी हो आपको मैत्री भावना करनी है। और साथ ही साथ उसके साथ ही साथ आता है फिर आपको कल्याण मित्रता चाहिए। आप जो ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान करने वाला ही आपको कोई दोस्त चाहिए, कोई भी मित्र चाहिए, कोई साथी चाहिए
जो ध्यान करने वाला नहीं होगा वो आपको ध्यान करने से रोकने की कोशिश करेगा। सो इसलिए जो इस मार्ग पर है उसके साथ आपके अच्छे संबंध हो, उसके साथ आप चर्चा कर सके, तो वह जरूरी है। तो यहाँ दूसरी भी बात आती है, कल्याण मित्रता। ये बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन उपयोग कर लेते हैं। अपने जैसे साथी की, ऐसा समझ लीजिए कि अपने जैसा साथी चाहिए, हाँ, जिसको अपने आध्यात्मिक जीवन में कल्याण मित्र कहते हैं। फिर तीसरी बात है कि इससे भी काम नहीं चलता है, क्योंकि ये ध्यान के बाहर की बात है। ये जो दोनों बातें हैं, विरोधी प्रवृत्ति, विरोधी प्रवृत्ति मतलब सामान्य तौर पर है, कंट्रोल में है, तो आप एकाग्र होने की कोशिश करेंगे। यदि कंट्रोल के बाहर की बात है तो फिर दूसरी बात आती है। वैसे ही द्वेष है तो आप मैत्री भावना करेंगे। चिंता अस्वस्थता से आप अस्वस्थ हो गए हैं, लहरें जैसे है, तो जो मैंने बताया उस तरह से कि यहाँ एक तो ध्यान एकाग्र करना है, या सीट पर जहाँ स्पर्श संवेदना होती है उस पर अपने आप को एकाग्र होना है। तो इसलिए आप फिर शांत हो जाएंगे। जो मन इधर उधर लहरों के जैसा दौड़ रहा है तो मन को शांत करना है। और फिर ये जो आलस्य है, तो आलस्य के लिए आपके अंदर इंटरेस्ट निर्माण हो, रुचि निर्माण हो, आपका मन जो है वो एक्टिवेट हो सके किसी न किसी बात से, ताकि आप एनर्जेटिक बने और ध्यान करें। तो इस तरह से ये जो है ये विरोधी प्रवृत्ति हो गई। तीसरी बात है आकाश की वृत्ति। आकाश कैसा है? बुद्ध ने कहा कि हमारा मन जो है वो आकाश जैसे है। जिस तरह से आकाश है, हाँ, उस तरह से हमारा मन है। और एक बहुत ऊंचा ध्यान है जिसको कहते हैं आकाश अनंत है। आकाश है या अनंत, ऐसा कुछ नाम है उसका, अरूप ध्यान है वो। तो वह जो है वह आकाश अनंत है, ऐसा ध्यान है। तो यहाँ आकाश की वृत्ति बनाना है, मतलब क्या करना है कि जैसे आकाश में, नीले आकाश में, आकाश मूलतः हमें नीला दिखता है, बहुत सुंदर और बहुत नीला, बहुत आकर्षक लगता है। तो नीले आकाश में फिर बादल आते हैं, बादल आते हैं, बादल जाते हैं। यदि हम उन बादलों के तरफ देखें, यहां से आ रहा है, यहां जा रहा है, यहां जा रहा है, तो हम बादलों के साथ जाएंगे। तो हमें बादलों के साथ नहीं जाना है, हमें केवल देखना है बादल आए, बादल गए। एक आया चला गया, दूसरा आया चला गया, तीसरा आया चला गया। हमें उसके साथ नहीं जाना है। हम उसके साथ जाएंगे तो हम इन्वॉल्व हुए, ऐसा उसका मतलब है। तो हमें इन्वॉल्व नहीं होना है। तो उसी तरह से हमारे मन को ये समझे कि मेरा मन आकाश जैसा है। तो मन में विचार आता है, मन का विचार चले जाता है। कोई भी विचार ऐसा है क्या वो कायम स्वरूप ही आपके मन में रहा? ऐसा किसी का अनुभव है कि ये एक विचार आया और ये हमेशा के लिए मेरे मन में रहा? हो सकता है 2 मिनट के लिए, कभी 5 मिनट के लिए, कभी 10 मिनट के लिए चला गया, फिर दूसरा आएगा, फिर चला जाएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चला जाएगा। तो आपके मन में जो भी विचार आते हैं और जाते हैं, कोई भी रुका नहीं रहता, कोई भी स्थिर नहीं रहता। तो वह देखना है कि आकाश के जैसा, कि आप ध्यान को बैठे हैं, आपके मन में विचार आ रहा है, ये ऊपर की बातें करके काम नहीं हो रहा है, तो फिर शांति से बैठिए,
शांति से बैठिए और बैठकर केवल बैठना है और देखना है कि विचार आ रहा है, विचार जा रहा है। उस विचार में आप इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। जहां आप इन्वॉल्व हो गए तो फिर बाधाओं में फंस गए। आप यदि इन्वॉल्व नहीं है, आप केवल देख रहे हैं, आ रहा है जा रहा है, आप बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, तो कालांतर से वह चले जाएंगे, आकाश नीला हो जाएगा, आप शांत हो जाएंगे और आप जो ध्यान है वो ध्यान करने लगेंगे। आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो आपका समय जाएगा, फिर आप उसी में इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि वो विचार आएगा जाएगा, एक ही ठहरने वाला नहीं है, एक आएगा जाएगा, दूसरा आएगा जाएगा। हम देखते हैं ना आकाश में, एक बादल आता है, दूसरा जाता है, दूसरा जाता है, तीसरा जाता है। एक आध दिन ऐसा होता है जिस दिन आकाश में सुबह से लेकर शाम तक बादल छाए रहते हैं। उसी तरह से यहां भी आप देख रहे हो और बादल छट ही नहीं रहे और जैसा का वैसा ही है, तो फिर क्या करेंगे आप? छोड़ देंगे। वही बात है ना, आप थक गए हैं, आप विचार छट ही नहीं रहे हैं, तो फिर क्या करना है? उसके बाद बताया गया है कि सप्रेशन, दबाना। तो हमारे मन में जो है, ये जो कुछ भी बातें आती हैं कि हमने इन बातों से हट गए, तो फिर अपने मन पर प्रेशर देना है, अपने मन पर जोर जबरदस्ती करना है और उसको आनापानसति के लिए या मैत्री भावना के लिए जोर जबरदस्ती करके काम पर लगाना है। समझा बुझा कर नहीं होता है तो डराते हैं ना, समझा बुझा कर नहीं होता है तो डंडा दिखाते हैं। तो उसी तरह से जोर जबरदस्ती से अपने मन को काम पे लगाओ कि तुम यहां बैठे हो, जिसके लिए बैठे हो वो करो। तो यह उसको कहा गया है कि आपके मन में जो विचार है उसको जबरदस्ती हटाया। जो भी ये इंद्रिय तृष्णा के विचार है, द्वेष के बातें है, या चिंता अस्वस्थता है, आलस्य है, ये है, जो भी 5 न्यूरन है, उसको जोर जबरदस्ती से हटाया और अपने ध्यान को जारी रखा। अपना जो आलम्बन है वो आलम्बन पर बने रहे। तो यह जो है दबाने की बात हो गई कि जो कुछ भी हमारे मन में चल रहा है उसको जोर जबरदस्ती से हटाने की कोशिश, उसको बाजूमेर करने की कोशिश और फिर अपना काम जारी रखने की कोशिश। भी कुछ नहीं हुआ, ये सब करके हम थक गए और फिर भी हमारा ध्यान नहीं हो रहा है, बादल जो है आकाश में छाए हुए हैं, तो फिर हमारे पास कोई उपाय नहीं है। एक उपाय आखिरी का बचता है, उसका नाम है शरणगमन। तो हमें क्या करना है शरणगमन में? हमें ध्यान करना छोड़ देना है, लेकिन कुशन से उठना नहीं है। कुशन पर ही बैठे रहिए। आनापानसति मैत्री भावना छोड़ दीजिए और कुशन पर बैठ कर ही बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, ये मंत्र पठन करते रहिए। कुशन पर ही बैठना है, कुशन छोड़कर खड़े नहीं होना है, ध्यान छोड़कर बाहर नहीं जाना है, कुशन पर ही बैठे रहना है और कुशन पर ही बैठे रहकर ये त्रिशरण का पठन करते रहना है। जब तक आपका मन शांत न हो जाए,
जब तक आपके मन से बादल न छट जाए तब तक ये करते रहना है। और जब इस बात से बादल छट जाएंगे, वो हो जाएगा, तो फिर आनापानसति या मैत्री भावना पर लौटना है। स्पष्ट हो गया किस तरह से हम अपने आप को ध्यान में बनाए रखते हैं। ध्यान करना ये सबसे कठिन काम है। बुद्ध की शिक्षा की ये सबसे कठिन बात है। प्रैक्टिकली बहुत, मतलब बौद्धिक तौर पर बहुत कुछ समझ में आता है, बहुत बारीकी की बातें भी है, तो बौद्धिक तौर पर समझ सकते हैं। थोड़ा सा और भी तकलीफ देंगे अपने बुद्धि को तो समझ में आ जाएगा, आज नहीं तो कल समझ में आएगा उच्चार करने से। लेकिन ध्यान ऐसी बात है वो जल्दी समझ में नहीं आती। इसलिए नहीं आती कि एक तो हमें स्वयं बैठना पड़ता है, शांति से बैठना पड़ता है और अपने मन पर कार्य करना पड़ता है। और मन पर कार्य करना इतना आसान नहीं है। और विशेष तौर पर अपने भावनाओं पर काम करना, क्योंकि ये सारी बातें जो है वो इमोशनल है, इमोशनल एनर्जी की बातें हैं। और यह इमोशनल एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है कि उस पर काम करना इतना सहज और आसान नहीं होता, बहुत तकलीफदायक होता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए ध्यान करना ये सबसे कठिन बात होती है बुद्धिज्म में। हाँ, वो सबसे कठिन शिक्षा है। लेकिन जिसको बौद्ध जीवन जीना है, जिसको अपने जीवन में कुछ हासिल करना है, उसके लिए ये प्रयास जरूरी है कि उसको ये करना ही पड़ेगा। इसके सिवा कोई अल्टरनेटिव नहीं है, नज़दीक का रास्ता नहीं है, यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है। ध्यान करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई रेडीमेड आंसर नहीं है। कोई इसके लिए गुरु किल्ली या और क्या क्या नाम बोलते हैं उसको, सेट ऑफ क्वेश्चंस या जो भी रेडीमेड आ जाता है, ऐसा कुछ यहाँ नहीं है। यहाँ आपको आपके शरीर के साथ आसन पर बैठना है, आंखें बंद करना है और अपने मन पर कार्य करना है। जैसा भी आपकी शक्ति है उसके साथ आपको काम करना ही है। सो बुद्ध ने जो ये पारंपरिक नियम बताए हैं, वो पारंपरिक नियम अभी तक चल रहे हैं। तो यहाँ कुछ गुरुओं ने थोड़ा फार सुधार किया है, लेकिन कोई खास ऐसा फर्क नहीं है। तो आपको जो ये 4-5 बातें बताई, इसी के तहत आपको वो काम करना है कि जैसे ही ध्यान में हमारे ये दिखते हैं तो उसके ऊपर वो काम करना है। थिन मिद्द और शंका, इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया आपको, जब मैं लेक्चर शुरू में सुबह ही बताया कि थिन मिद्द है तो आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल ध्यान का इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको किसी भी हालत में नींद आएगी, अरुचि होगी, आपकी इच्छा नहीं होगी, आप करना नहीं चाहोगे। हाँ, तो इसके लिए इतनी ही बात है कि आपको उसके लाभ देखना है, दुष्परिणाम कि ऐसा कहे तो क्या होगा। उसके बजाय यदि आप विरोधी प्रवृत्ति देखते हैं कि हाँ, विरोधी प्रवृत्ति में यह है कि मेरे अंदर इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने अपना इंटरेस्ट निर्माण करना चाहिए, उसमें रुचि पैदा करनी चाहिए। और जब रुचि पैदा होगी तब ये न्यूरॉन को निरस्त कर पाओगे। तो ये चौथा जो ये है, इसका विरोधी भाव जो है वो रुचि पैदा करना, अपने अंदर इंटरेस्ट पैदा करना, हाँ, तीव्र इच्छा निर्माण करना ध्यान करने, वो जब करोगे तभी हो पाएगा। और ये जो शंका है, इसके लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो भी गुरुओं ने सीखा है, गुरुओं ने सिखाया है, बुद्ध से आया है, तो ये मेरे काम की कुछ चीज़ हो सकती है, मैं इसका प्रयोग करके देखूं। तो ये कॉन्फिडेंस के साथ यदि आप करते हैं तो आपका इसका फायदा होगा। नहीं तो आप अनिर्णित अवस्था में हमेशा बने रहेंगे कि इससे कोई फायदा नहीं है, ये बेकार की बात है, ध्यान बेकार की बात है, ऐसा है वैसा है, वो चलता रहेगा। तो इसलिए आपको वो देखना है कि ये जो है, ये हजारों सालों से बुद्ध से लेकर अभी तक
असंख्य लोगों ने इसका फायदा लिया है और असंख्य बौद्ध ज्येष्ठ गुरुओं ने, बड़े विद्वान गुरुओं ने इसको अनुभव किया है। तो इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इस तरह से यदि आप देखते हैं तो जितने भी ये 5 बातें हैं, उन 5 बातों के तहत हमारा ध्यान हम सुधार सकते हैं। सो पहला मुद्दा क्या है? पहला मुद्दा ये है कि आपको ये पहचानने आना चाहिए, तभी आप उसके ऊपर कार्य कर पाएंगे। सो पहली बात है कि आपको कौन सी बीमारी है, वो बीमारी को आप जाने। बगैर बीमारी को जाने कौन सी भी दवा लेने से आपका फायदा नहीं होगा। आपकी बीमारी है कि आपका ये जो बुखार है ये नहीं जा रहा है। जैसा उदाहरण के तौर पर कि बुखार आया तो कोई कहता है कि ये वायरल का बुखार है, तो वायरल की दवा टेम्पररी दे देता है। फिर वायरल से नहीं जाता 3 दिन के बाद तो बोलते हैं अभी ब्लड टेस्ट कर लो। फिर किसी को टाइफाइड निकलता है, किसी को कुछ निकलता है, किसी को कुछ निकलता है, और किसी को डेंगू हो जाता है, किसी को चिकनगुनिया हो जाता है। ये सारी बातें फिर बाद में आती है। लेकिन पहला लक्षण क्या होता है? कुछ भी बीमारी हो गई तो पहला लक्षण आता है बुखार। तो बुखार के लिए डॉक्टर पैरासिटामोल दे दो या बुखार की ये दवा दे दो, बस इतना ही बोलता है। 2 दिन के बाद फिर बोलता है कि नहीं, इससे काम नहीं चल रहा है, अब ये ब्लड टेस्ट करने के बाद ये निकला है तो ये ले लो अभी। तो इसका मतलब क्या है कि आपको पहले कौन सी बीमारी हुई है, वो बुखार का है, वो आपको जानना है। कि आपका ध्यान नहीं हो रहा है, ध्यान न होने का कारण कौन सा है? इंद्रियों की तृष्णा है क्या? द्वेष है क्या? वो चिंता अस्वस्थता है क्या? थीन मिद्द है क्या? क्योंकि इसमें इन सारी बातों में विचार है। जो मैंने बुखार की बात कही, इन तीनों बातों में विचार है। आपके मन में वो विचार आते हैं, तो वो विचार आपको जानना है कि वो कामछंद से संबंधित है, तो वो द्वेष से संबंधित है, कि वो चिंता अस्वस्थता से संबंधित है। ये जाने बगैर यदि आप उपाय करते हैं तो आपके उपाय कुछ काम के नहीं होंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको वह विचार पहचानते आने चाहिए। यदि आप नहीं पहचानते तो आपसे जो अनुभवी है उसका सहारा लेना चाहिए। इसलिए वहाँ कल्याण मित्रता आती है कि आपने नोट किया या आपके याददाश्त में है, सो ध्यान के बाहर जाकर आपने अपने उस दोस्त के साथ चर्चा की, जो अनुभवी है उसके साथ, और चर्चा करके जाना कि हाँ, ये आपके जो विचार है ये द्वेष से संबंधित है। वही पैटर्न यदि दूसरे बार आता है तो आपको आसान होगा मैत्री भावना करना। आनापानसति उपयोग की नहीं है, आपको मैत्री भावना ज़्यादा करना है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि हर एक का एक पैटर्न होता है, एक ढांचा होता है विचारों का, जो बार बार आपके अंदर उभर कर आता है। उस ढांचे के तहत आप अपने आप को जानिए कि आप किस ढांचे में हैं, आपका विचार करने का क्या पैटर्न है। उस तरह से आपको देखेंगे। वैसे ही इंद्रियों की तृष्णा, कौन से इंद्रिय की तृष्णा ज़्यादा प्रबल है? जिस इंद्रिय की तृष्णा ज़्यादा प्रबल होगी वो आपको बात बार बार आपको मन में आते जाएगा। तो उस तरह से वो आपको देखना है। तो सबसे पहले मुद्दा होगा कि आपको यदि आपके ध्यान में सुधार करना है, आपका ध्यान अच्छा हो, एकाग्रता हो, मैत्री भावना में विकास हो, ये यदि करना है तो सबसे पहले आपको पहचानते आना चाहिए कि मेरा निवारण कौन सा है, मेरा हिंड्रेंस कौन सा है, मेरी बाधा कौन सी है। और वह बाधा जानने के बाद फिर आप इन 5 में से कौन सा भी आपको उपयोग के लिए हो सकता है। सो जो भी बातें हैं इस तरह से आप यदि करते हैं तो आपकी जो ध्यान साधना है वो ध्यान साधना अच्छी हो सकती है। आपकी ध्यान साधना में प्रगति हो सकती है। सो ध्यान साधना के प्रगति के लिए
ये बातें आवश्यक है। तो देखिए, और नहीं समझ में आया तो फिर पूछ लीजिए और स्पष्ट हो जाइए। तो आपको ये जानना है कि आप कहाँ हैं। 5 इंद्रियों के तृष्णा में हैं, द्वेष में हैं, चिंता अस्वस्थता में है, थिन में है या शंका में है। कौन से इसमें आप है, हाँ? वो आपको याद रखना है। इसके आगे फिर जैसे ही ध्यान खत्म होता है, आपके पास के डायरी में लिखना है आपको, ताकि इस सप्ताह में कौन सी बात आपके दिमाग में प्रभावी रही, कौन सी बाधा प्रभावी रही, वो आप जान पाएंगे और उस पर ध्यान के बाहर आपको काम करने में मदद हो जाएगी। कुछ समझ में आ रहा है? तो कोशिश कीजिए कि जो भी समझ में आ रहा है उस पर प्रयोग भी करना है, हमें उसका प्रैक्टिकल भी करना है। केवल समझ में आने से प्रयोग बात नहीं है। हाँ, समझ में आए तो भूल जाएंगे, समझ में वो मन में बना रहे, इसलिए हम प्रैक्टिकल भी करते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा कि ये जो 5 जो बुद्ध ने बताए हुए उपाय हैं, इन उपायों के तहत हम अपने ध्यान को सुधार सकते हैं। उस सुधार के लिए यदि हमें वो उपाय करने हैं तो पहली बात है कि हमें पहचानते आना चाहिए, और यदि हम नहीं पहचानते तो कम से कम ध्यान समाप्ति के बाद अपने विचारों को लिख सके। ये इस तरह के विचार मेरे मन में आए, इस तरह के विचार मेरे मन में आए, तो वो विचार काहे से संबंधित है वो फिर हम देख सकते हैं इन 3 के तहत। यहाँ तो विचारों की बात ही नहीं है, यहाँ तो केवल सोना है, यहाँ तो केवल नींद लेना है। तो ये भी देखिए कि आपको नींद ज़्यादा आ रही है, तो फिर ये होगा कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, तो वो बात हो सकती है। यदि आपको रात को नींद नहीं हुई तो नींद आना ये स्वाभाविक है, झपकी आना स्वाभाविक है। लेकिन रात को यदि पर्याप्त नींद हो रही है और फिर भी सुबह आप ध्यान को बैठते से आपको नींद आ रही है, तो कुछ न कुछ लैक ऑफ इंटरेस्ट आपके अंदर है। हाँ, तो उस इंटरेस्ट को आपको बढ़ाना है, उस इंटरेस्ट को देखना है, तब ये न्यूरन नष्ट हो जाएगा।